जय हिंद साथियों। तो मैं हूं रवन सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस के इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब आदेश एवं सदिश राशियां। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी कुछ पिछले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले चैप्टर में अपने यूनिट एंड डायमेंशंस यानी मात्रक और विमा को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने कहीं उनको नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उनको देख लीजिए, उसके बाद ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखिए, वैसे उस चैप्टर का इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। इसमें आप अगर आप यहाँ से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए, तो बिना देरी किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझिए, सदिश एवं अदिश का मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी पहले परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन सदिश। देखिए, सदिश क्या होता है। सदिश के अंतर्गत किसी भी चीज के अंतर्गत जो उसका परिमाण एवं दिशा, मतलब उसका जो रिजल्टेंट होगा और उसका जो दिशा होगी, दिशा मतलब जो डायरेक्शन होगी, वह आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब उसमें आपको बताया जाएगा कि इसकी कोई ना कोई एक फ्लो है, या फ्लो मतलब एक बिल्कुल एक निश्चित डायरेक्शन में बह रही है। जैसे आप लोगों ने नदी को देखा हो, तो नदी आप लोग देखते हो हमेशा ही बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में बहती है, तो उसके ऊपर क्या कहोगे, कैसी राशि बताओगे, सदिश है। या नदी के फ्लो को क्या बोलोगे आप, एक सदिश राशि। लेकिन जैसे उसमें आपको क्या बताया जाता है, बिल्कुल एक डायरेक्शन बताएगी। जैसे या फिर अपन ये किसी बल की बात करें, किसकी बात करें, बल की। तो बल होता क्या है, आप या तो किसी चीज को खींचोगे, क्या करोगे, या तो किसी चीज को खींचोगे या फिर उसे धक्का दोगे। क्या करोगे, उसे प्रेस करोगे यानी धक्का दोगे। भाई यानी कि बल के अंदर की भी दो चीजें होती हैं, खींचना, या तो आप किसी चीज को खींचोगे तब भी उस पर बल लगेगा, या फिर आप किसी चीज को धकेलोगे तब भी उस पर क्या लगेगा, आप बताओगे, बल लगेगा। तो यानी कि सदिश राशियां किसे कहते हैं, जिसके लिए दिशा बताना क्या होता है, जरूरी होता है। जिसके लिए दिशा बताना जरूरी होता है, या फिर आपको दिया जाएगा, या फिर दिशा की तरफ आपको डायरेक्शन की तरफ क्या किया जाएगा, इशारा किया जाएगा। देखिए, जिसके लिए दिशा बताना क्या हो जरूरी है, सदिश राशि में क्या लिखोगे आप, जिसके लिए जिसके लिए दिशा बताना जरूरी हो, या फिर आपको क्या होगा, दिया जाएगा, या फिर आपको इशारा कर देगा, उस डायरेक्शन की तरफ क्या कर देगा, इशारा कर देगा। यानी आपको बता देगा कि यह इस डायरेक्शन में, यानी एक ही प्रॉपर डायरेक्शन में जा रही है। तो आप बताइए, इसको सदिश राशि होगी या अदिश राशि होगी। सदिश राशि में समझ में आया क्या होती है, जिसके लिए आपको क्या हो, दिशा डायरेक्ट आपको क्या की गई हो, तो दिशा बताना जिसके लिए आपको जरूरी हो, या दिशा आपको प्रोवाइड की जा रही है, दिशा आपको दी जाए, या फिर दिशा की तरफ इशारा किया जाएगा, वह सभी कैसी राशि होती है। तो आप लोग बताओगे सदिश राशि होती है। अब बात करें परमाणु की, तो परमाणु तो आप लोगों को पता है, परमाणु कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन बल लग रहा है, तो जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 एक क्या है, एक परमाणु है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब इसके अपन एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बल की अगर बात करें अपन, बल बल ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण, तो देखिए, अगर अपन बात करें बल की, तो बल में आप क्या करोगे, किसी भी चीज को दो चीज हो गई, या तो आप उसको क्या दोगे, धक्का दोगे, या फिर उसे खींचोगे। चाहो तो आप नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बल जो होता है वह कैसी राशि है, तो आप बताओगे एक ही डायरेक्शन में, या तो आप उसे क्या करोगे, धक्का दोगे, या एक ही डायरेक्शन में आप उसे क्या करोगे, खींचोगे, तभी किसी चीज पर क्या लगेगा, बल लगेगा। अथवा आप देखिए, बल कब नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, कोई क्या है, वस्तु है। मान लीजिए एक व्यक्ति इस मार्कर को इस साइड से धकेल रहा है, एक इस साइड से धकेल रहा है, दोनों ही समान बराबर बल पर धकेल रहे हैं, तो कहीं नहीं, ये मार्कर कहीं नहीं जाएगा, ये मार्कर यहीं की यहीं बना रहेगा, क्योंकि इस पर बल नहीं लगेगा। बल हो जाएगा शून्य, शून्य मतलब जीरो हो जाएगा। तो बल क्या राशि है, एक आप लोग बताओगे, बल बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में लगाया जाएगा। यानी आप इसको यदि इस साइड मार्कर को इस साइड पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको इस साइड से प्रेस करना पड़ेगा, इसको इस साइड से दबाना पड़ेगा, तब इस साइड इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। पीछे करना चाहते हो तो या तो इसको, एक ऑप्शन है, या तो इस साइड ऐसे खींचिए, या इस साइड से बल लगाइए, दो ही ऑप्शन है आपके पास। जैसे मान लीजिए गाड़ी है, कार है कोई, मान लीजिए बंद हो गई, अगर उसको आपको क्या करना है, चालू करना है, तो आप पीछे से उसको क्या दीजिए, धक्का दीजिए, उसको क्या दीजिए, धक्का। या फिर आगे से उसको क्या करिए, खींचे, तो वह कैसी राशि, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो यह कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है दाब। क्या आ जाता है, दाब। तो दाब क्या हो, देखिए, दाब बात करें, प्रेशर, प्रेशर भी एक ऐसी राशि है, तो आप लोग याद रखोगे सदिश राशि है। अब बात अगला आता है इसमें भार। क्या आता है, भार। देखिए,
भार क्या होता है, अगर अपन भार की बात करें, भार होता है किसी भी व्यक्ति, जैसे अगर मैं बात करूं, मेरा भार जो है 120 द्रव्य 120 न्यूटन है। जैसे भार में अगर याद रखना है भार की इकाई न्यूटन होती है। जैसे देखिए, अगर मैं अपना द्रव्यमान बात करूं, अगर मैं अपने किसकी बात करूं, मान लीजिए मैं अपने द्रव्यमान की बात करूं, तो मान लीजिए मेरे जो द्रव्यमान है वो कितना है, 500, सॉरी 500 बोल रहा हूँ ना, 55 kg, 500 कहाँ से हो गया। मैं अपने द्रव्यमान की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 55 kg। लेकिन यदि मैं अपने वही अगर भार की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, भार की बात करूंगा, तो भार हो जाएगा मेरा 550 न्यूटन। कितना हो जाएगा मेरा भार, तो अब 550 न्यूटन। यानी भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल यस, भार और द्रव्यमान दोनों ही अलग अलग चीजें। अपन आगे इस भार और द्रव्यमान के चीजों को, दोनों के डिफरेंस को समझेंगे। अभी इस चैप्टर में अपन इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या होता है, जो भार होता है, क्या होता है भार, जैसे देखिए आप जब किसी भी चीज का भार मापते हो, तो उसमें क्या हो, आप कहीं ना कहीं भार किसी भी चीज में कहाँ लगता है, नीचे लगता है, भार उसका कहाँ लगता है, नीचे लगता है। जैसे मान लीजिए यदि मेरे को अपना भार का मेजरमेंट करना है, भार को क्या करना है, मेजर करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को तराजू के ऊपर क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। यानी भार मेरा कहाँ रहेगा, बिल्कुल नीचे, भार मेरा कहाँ रहेगा, नीचे। लेकिन अगर मान लीजिए अब फिर आप चाहे खड़े होइए, उल्टे सीधे, चाहे कैसी भी होइए, लेट जाइए, लेकिन आपका भार जो होगा वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही डायरेक्शन करेगा, या नीचे की तरफ दिशा करेगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन होगी। इसीलिए भार एक कैसी राशि होती है, तो राशि होती है, तो आप बताओगे भार एक सदिश राशि इसीलिए मानी जाती है। इतनी चीजें समझ में आ गई। इसके बाद होता क्या है, जो भार हो गया आपका, ठीक है, और इसमें आप विस्थापन देखिए, विस्थापन, विस्थापन भी क्या होता है, विस्थापन भी एक सदिश राशि होती है। अब विस्थापन के बारे में, जैसे मान लीजिए विस्थापन होता क्या है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। पॉइंट ए पे मान लीजिए आपका घर है, और पॉइंट बी पे आपकी मान लीजिए कोचिंग है। पॉइंट बी पे आपकी क्या है, कोचिंग। अब मान लीजिए आपको अपने घर से निकलना है कहाँ की तरफ, कोचिंग की तरफ। तो मान लीजिए आपके घर से ऐसे गए आप, ऐसे गए, फिर आपको क्या मिला, मोड़ मिला, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके आप कहाँ पहुंच गए, अपनी कोचिंग पहुंच गए। यानी आपने अपने घर के, घर से, कहां से, अपने घर से कोचिंग तक जाने के लिए, ये जो आपने जो जो रास्ता अपनाया है, तो आपने तय की है दूरी। क्या तय की है, आप बताओगे, आपने तय की है दूरी। इसको आप क्या बोलोगे, दूरी, यानी डिस्टेंस तय किया है आपने। क्या तय किया है, डिस्टेंस। लेकिन यदि मैं बोलूं यहां से यहां तक की सबसे कम दूरी क्या है, यहाँ से पॉइंट ए से और बी के बीच में सबसे कम दूरी क्या है, तो आप बोलोगे इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ले जाइए, बिल्कुल कहाँ ले जाइए, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे, बिल्कुल सीधे। अब बताइए, अब इन दोनों के बीच में सबसे कम दूरी ये वाली है, कि ये जो आपने घूम के गए हो, तो आप बताओगे बिल्कुल यह वाली है। तो इसी को अपन बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, समझ में आया। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में सबसे जो न्यूनतम दूरी होती है वह क्या होती है, विस्थापन होती है। अगर दो बिंदुओं के बीच में आपने कोई एक दूरी निकाली, वह विस्थापन से ही कम है। मैंने क्या बोला, यदि आपने कोई एक दूरी निकाली जो क्या है, विस्थापन से भी कम है, तो आप यह एग्ज्यूम करिए कहीं ना कहीं आपने विस्थापन ही गलत मान लिया है। विस्थापन को क्या मान लिया है, गलत मान लिया है। क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में सबसे न्यूनतम यानी मिनिमम, अगर डिस्टेंस की बात करें, मिनिमम जो दूरी होती है सबसे कम, वह कौन सी होती है, विस्थापन होती है। वह दूरी क्या होती है, विस्थापन। देखिए, ये आप विस्थापन, हमेशा एक चीज याद रखना, विस्थापन पर ही काम करता है जो आपका हवाई जहाज होता है। क्या होता है, जो हवाई जहाज होता है वह किस पर एग्जैक्ट उड़ान भरते हैं अपनी, तो आप बताओ विस्थापन। देखिए भाई, एक ही ऑप्शन है आपके पास, मान लीजिए आपको घर से कोचिंग की तरफ जाना है, तो या तो इस रास्ते में जितने भी घर मिले उनको तोड़ ताड़ के कहाँ निकल जाएगी, डायरेक्ट कोचिंग के लिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है हवाई जहाज से जाइए, तो आप कोचिंग हवाई जहाज से तो जाने वाले नहीं हो, या ना किसी के घर में तोड़ के निकल के वह जाने वाले हो। तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टेंस यानी दूरी को तय करना पड़ेगा, ठीक है। अब यह विस्थापन क्या होता है, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब देखिए,
विस्थापन समझ में आ गया। तो विस्थापन भी एक ऐसी राशि सदिश राशि है, यानी यह बिल्कुल एक ही डायरेक्शन को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, यानी इसके अलावा आप किसी भी रास्ते में जा ही नहीं सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है, ए से बी की तरफ जाना है, ए से जाना है, घर से कहाँ जाना है, तो आप लोग बताओगे कोचिंग जाना है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल विस्थापन जो है एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य दिशा हो ही नहीं सकती है कि आप ऐसे घूम के चले जाइए, नहीं, विस्थापन हमेशा एक ही डायरेक्शन आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो विस्थापन क्या होता है, एक प्रकार की सदिश राशि होती है। विस्थापन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी की तरह और भी क्या होती है, सदिश राशियां होती है, उनके बारे में अपन आगे आगे धीरे धीरे चर्चा करते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में, अपन बात कर लेते हैं अदिश राशियों की। किसकी बात कर लेते हैं, अदिश की। तो देखिए अदिश राशियां किन्हें कहते हैं, अगर मैं अदिश राशियों की बात करूं तो जिनके लिए दिशा की जरूरत नहीं होती, जिसके लिए आप अदिश राशियों में क्या लिखोगे, जिसके लिए किसकी जरूरत नहीं होती, तो आप बताओगे जिसके लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए किसकी जरूरत नहीं होती है, तो आप लोगों को याद रखना है, इसके लिए दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे देखिए अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं अगर लंबाई है, क्या है, लंबाई, कोई एक वे है, यहां से यहां तक की आपको क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। तो अगर मैं बात करूं लंबाई की, तो आप या तो यहां से यहां तक नापिए या यहां से यहां तक नापिए, मापो, दोनों को जब आप मेजर करोगे तो दोनों की जो लंबाई आए हैं वो कैसी होंगी, बिल्कुल सेम ही होंगी। सेम का मतलब इसमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं अपनी हाइट की, जैसे मैं बोलूं मेरी हाइट जो है, मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है, कितनी है, 5 फीट 4 इंच। तो भाई 5 फीट 4 इंच मेरी हाइट है, तो चाहो तो आप मेरे सर से लेके पैर तक मापिए, या फिर क्या कीजिए आप पैरों से लेकर कहां तक मापिए, सर तक मापिए, तो कहीं ना कहीं मेरी हाइट में कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, क्योंकि हाइट के ऊपर से नीचे से, यानी यह डायरेक्शन पर इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, यानी दिशा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो दिशा में इसकी जरूरत नहीं है, तो राशि कैसी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें अपन क्षेत्रफल की, किसकी बात करें, क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए एक एरिया है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ इसकी चौड़ाई होगी, तो जब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, क्या निकालोगे, तो क्षेत्रफल आपको पता है L इंटू बी होता है, यानी लेंथ इंटू विड्थ। अब एक बात बताइए मेरे को, आप इसकी विड्थ इसको मानिए या इसका लेंथ इसमें, तो दोनों चीजें बराबर होंगी, तो इसमें क्या आप लोग बता सकते हो क्या यह किसी भी डायरेक्शन या दिशा पर निर्भर करता है, तो आप लोग बताओगे क्षेत्रफल भी किसी डायरेक्शन या दिशा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अगर बात करें अपन आयतन की, आयतन मतलब वही, उसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, यानी ऊंचाई भी बढ़ जाएगी, यानी लेंथ विड्थ एंड हाइट, तो इन कैसी राशियां हो जाएगी, तो आप लोग बताओगे वह अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। तो इनके अपन क्या करते हैं, इसके भी उदाहरण देखते हैं, इसके भी क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में क्या आएगा अपना, लंबाई, क्षेत्रफल, धारा। देखिए विद्युत धारा बिल्कुल इसी में आ जाती है, धारा भी किस में आ जाती है, इसी में आ जाती है। अगर बात करें अपन और आयतन, आयतन, आयतन के बाद और इसमें क्या आएगा, लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, धारा हो गया, आयतन, और मैंने अभी आपको बताया दूरी, दूरी भी आप लोग बताओगे कैसी राशि है, तो दूरी भी एक प्रकार की अदिश राशि होती है। और इसमें आप बता सकते हो ऊर्जा, ऊर्जा भी कैसी राशि, अदिश राशि है। चलिए देखिए इतनी सारी चीजें अपन को सदिश और अदिश के बारे में अपन ने समझा। अब अपन को कुछ एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक यानी कि आप किसी भी राशि को सदिश है या अदिश है बिल्कुल मिनटों में आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे आप समझिए एक ट्रिक है अपनी, यदि किसी कोई भी एक इकाई है, उसमें व अणा, यह तीनों अक्षर याद रखने, व ब और अणा, यदि यह किसी भी चीज में आते हैं तो वह राशि आपको याद रखनी है, वह राशि सदिश होगी। वह राशि कैसी होगी, वह जो राशि होगी वह कैसी होगी, सदिश राशि होगी। जैसे इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको लिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए बल, जैसे यहाँ पे देखिए बल हो गया, क्या हो गया, बल।
अब एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं भार, तो भार का मतलब ही क्या होता है? भार एक बल ही होता है। भार क्या होता है? एक बल होता है, फोर्स होता है जो आपको ऊपर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। यानी आपके पैरों पर क्या लगाया जा रहा है? बिल्कुल सबसे आपका जो नीचे वाला जो पॉइंट है उस पर आपके पूरे शरीर का भार टिका हुआ है, यानी उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। मान लीजिए आप पर कोई ऊपर से एक, मान लीजिए छोटी सी चीज गिरी, ऊपर से क्या गिरी? एक छोटी सी चीज गिरी, तो उसका वेट कम था, इसलिए आपके ऊपर जो बल था वह कम लगा। वहीं अगर 1 किलो का कोई मान लीजिए पत्थर आपके सर पर गिरा, थोड़ी सी ऊंचाई से भी, तो आपकी हालत खराब कर देगा। वहीं अगर 10 किलो का पत्थर आपके ऊपर पटक दिया जाए तो क्या होगा? आपकी हालत बिल्कुल ही खराब होने वाली है। तो बल, भार क्या होता है? एक प्रकार का बल ही होता है। अगर बात करें घर्षण, किसकी बात करें? घर्षण। तो घर्षण भी क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स होता है। इन दो चीजों को आपस में क्या करना? रगड़ना। रगड़ने के बाद जो क्या उत्पन्न होता है उसमें? घर्षण होता है। ठीक है। और इसमें आ जाते हैं अपने विस्थापन। देखिए इसमें विस्थापन हुआ, आ गया, क्या आ गया? विस्थापन आ गया। वेग हो गया आपका, विस्थापन, यहीं पे लिख देता मैं, वेग, त्वरण। ये सभी कैसी हैं? आपकी सदिश राशियां। कैसी राशियां हैं? और इसमें याद रखना है आपको, संवेग, आवेग, ये इसकी क्या है? सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां मतलब ये सभी, इनमें देखिए हुआ आ गया संवेग, आवेग, वेग, त्वरण, हुआ आ गया, नहीं आ गया? विस्थापन हुआ आ गया, अणा आ गया, बल में ब आ गया। तो ये, अब भार तो एक प्रकार का बल ही होता है ना, तो इसी में लिख दिया मैंने। अब इस ट्रिक के कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद भी हैं। इसके क्या है? कुछ अपवाद। अब इनके अपवादों पर एक नजर डालते हैं। देखिए अपवाद मतलब जिनमें वह ब अणा आता है लेकिन वह अधिस सदिश राशियां नहीं है। मैंने क्या कहा? अपवाद का मतलब जिन शब्दों में या जिन इकाइयों में ब, व ब अणा आते हैं लेकिन वह आने के बाद भी सदिश राशियां नहीं है, ये सभी कैसी राशियां हैं? तो आप लोगों को बताओ, ये सभी सदिश राशियां। कैसी राशि? सदिश राशियां। अब इसके अपवाद देखने, इसके अपन को क्या देखने हैं? अपवाद देखने हैं। जैसे देखिए दाब हो गया, दाब में ब आ रहा है लेकिन यह दाब एक प्रकार की कैसी राशि है? तो आप लोग बताओगे दाब एक प्रकार की अदिश राशि है। अदिश का मतलब, अदिश का मतलब क्या है? अदिश जिसके लिए आपको क्या है? दिशा की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें क्या आ जाती है? विद्युत। क्या आएगा इसमें? विद्युत आ जाएगा। अब विद्युत में जैसे विद्युत का विभवांतर हो गया, विभव हो गया, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? तो आप लोग बताओगे ये सभी अदिश राशियों में आ जाएंगे। ठीक है। अगर बात करें अपन घनत्व की, घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, तो ये सभी कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां। इनमें देखिए हुआ आ रहा है, इसमें हुआ आ रहा है, विद्युत हुआ आ रहा है, इसमें दाब में बा आ रहा है, यानी इनके अंदर वह आने के बावजूद भी यह सदिश राशियां नहीं है, बल्कि यह कैसी राशि है? तो आप लोग बताओगे यह अदिश राशियां हैं। कैसी राशियां? यह अदिश राशियां। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए मैंने, अब विस्थापन वगैरह आपको समझ में आएगा। विस्थापन क्या होता है? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में की न्यूनतम दूरी। यदि आपने कोई एक ऐसी डिस्टेंस लगा ली है दो बिंदुओं के बीच में जो विस्थापन से भी कम है, तो कहीं ना कहीं आपने विस्थापन को गलत मान लिया है। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। चल देखिए एक बात बताइए मेरे को, जब आप दूरी में, किसमें याद रखना है, जब आप दूरी और एक मैंने लिखा विस्थापन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दूरी और विस्थापन में क्या आप मेरे को डिफरेंस बता सकते हो? चलिए समझते हैं क्या होता है दूरी और विस्थापन में डिफरेंस। यह होती है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। किन्हीं भी दो बिंदुओं तक जाने में आपको जितनी डिस्टेंस कवर करना पड़े उसको दूरी बोलते हैं। लेकिन दो बिंदुओं के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो आप बताओ विस्थापन। क्या होती है? विस्थापन। देखिए जब आप दूरी को समय से भाग करते हो, दूरी को किससे समय क्या करते हो? समय से भाग करते हो, तब आप लोग बताओगे क्या निकल के आता है? चाल। क्या निकल के आती है? आपका आंसर होना चाहिए चाल। लेकिन जब आप विस्थापन को समय से भाग करते हो, विस्थापन को किससे भाग करते हो? समय से, तब आपका जो निकल के आता है, तो याद रखना है वह चाल ना निकल के आके उसको अपन एक नाम देते हैं वेग। क्या कहते हैं उसको? अपन एक नाम देते हैं वेग। दूरी को समय से भाग करने पर निकल के आएगा चाल, और विस्थापन को समय से भाग करने पर, आप लोग बताओगे विस्थापन को समय के भाग करने पर क्या निकल के आता है? वेग। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हवाई जहाज की होती है चाल वेग दोनों निम्न में से कोई नहीं, तो आपको आंसर लगाना है वेग। हवाई जहाज हमेशा विस्थापन को कवर करता है, यानी एक
बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में सबसे कम दूरी को कवर करता है, इसीलिए उसका क्या होगा, वेग होगा। अब देखिए वेग, जब आप वेग को भी किससे भाग कर देते हो, समय से, वेग को जब किससे भाग कर देते हो, समय से, तब जो वैल्यू निकल के आती है त्वरण की। किसकी निकल के आती है, तो आप लोग बताओगे त्वरण की, जिसको अपन ए से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई आपको। तो ये तो हो गया आपको सदिश एवं अदिश राशियों की परिभाषा और इनके कुछ एग्जांपल्स। अब इसके बाद अपन समझते हैं जो सदिश राशियां होती हैं, जो अदिश राशियां होती हैं, उनको जोड़ने में आपको कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। अदिश राशियों को आप नॉर्मली जोड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, अगर 8 और 5 को अगर आपको जोड़ना है, तो अगर अदिश राशि है, अगर यह कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो आराम से आप बता सकते हो 8 और 5 कितने होते हैं, 13। लेकिन भाई अगर मैं बोलूं 8 और 5 न्यूटन दाब, 8 और 5 न्यूटन के बल है, उन एक बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो अब इनको 8 और 5 को जोड़िए, तो आप जोड़ के अगर 13 बताते तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आंसर आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसको मतलब आपको क्या करना है, विस्थापन नहीं, आपको सदिश राशियों को जोड़ना सीखना पड़ेगा। सदिश राशियों को जोड़ने के लिए एक अपना फॉर्मूला आता है, जिसे अपन रिजल्टेंट यानी परिणामी r बराबर बोलते हैं अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इन सारी चीजों को अपन अभी समझते हैं। आप लोगों ने साथ ही साथ इसको नोट किया होगा, नहीं किया है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नहीं तो आप, मेरी तो यही गुजारिश आपसे कि आप अपना कॉपी पेंसिल पेन पेपर लेके बैठे, ताकि आपको चीजों को साथ ही साथ नोट करते चले। फिलहाल के लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया। अब अपन आगे देखते हैं सदिशों को जोड़ना। किसको, सदिश राशियों को जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे, मतलब कोई भी दो सदिश राशियां हैं, मान लीजिए आपके दो बल हैं। क्या है, दो बल हैं। दो क्या है, बल है। दो बल, फोर्स बल कैसी राशि होती है, तो आप लोग बताओगे बल एक सदिश राशि। ठीक है। अब देखिए दो सदिश राशियों को जोड़ना, सदिश राशियों को जोड़ना। देखिए इनको जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट आर बराबर, रिजल्टेंट आर बराबर यानी परिणामी आर बराबर होता है। मान लीजिए दो, ऐसे समझिए आप इनको पहले तो, कि एक मान लीजिए यहां पर इस साइड से एक रस्सी है, इस साइड से कोई व्यक्ति खींच रहा है उसको। ठीक है, कोई व्यक्ति एक रस्सी को इस डायरेक्शन से खींच रहा है, वह बल लगा रहा है 10 न्यूटन का। कितना बल लगा रहा है, 10 न्यूटन का। और एक व्यक्ति मान लीजिए यहां से यहां तक क्या कर रहा है, एक रस्सी को खींच रहा है, उसी रस्सी को बिल्कुल कुछ इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और ए बल लगा रहा है 5 न्यूटन का। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या बनेगा, एंगल बनेगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, थीटा। क्या बोलेंगे जिसको, थीटा। यानी एक व्यक्ति यहाँ पे 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, और इन दोनों बीच में एक एंगल बनेगा थीटा। क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, यानी कि कोण बनेगा, जिसे अपन क्या मानेंगे, थीटा। तो अब इसको मैं ए ना मानकर इसको मानता हूँ 10 ना मानकर ए, और इसको 5 ना मान के इसको मानता हूँ बी। तब इस कंडीशन में अगर आप रिजल्टेंट आर बराबर निकालोगे, क्या निकालोगे, रिजल्टेंट आर बराबर, तो अंडरवुड के अंदर होता है ए स्क्वायर, मतलब एक जो एक साइड में बल लगा रहा है, आप चाहे इसको ए मानिए चाहे इसको बी मानिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर जो एंगल है वो क्या होगा, cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। यह क्या होता है, तो आप लोगों के यह परिणामी निकालने का फॉर्मूला होता है। परिणामी यानी इस फॉर्मूला की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, किन्हीं भी दो सदिश राशियों को जोड़कर उनका क्या निकाल सकते हो, उनका परिणाम निकाल सकते हो कि उन दोनों को जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। समझ में आया। यानी किन्हीं भी दो रस्सी, मान लीजिए कोई एक रस्सी है, अब इस साइड से कोई खींच रहा है, इस साइड से खींच रहा है, तो उनको जब आप उनको बल कितना लगेगा उस रस्सी के ऊपर, फोर्स, उसको आप इसकी सहायता से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। इसी के साथ अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस पर क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने कहा एक रस्सी है, एक व्यक्ति इस साइड से खींच रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन के बल से, मैं अभी जो एग्जांपल बताया उसी में बता रहा हूँ, और एक व्यक्ति जो इसको खींच रहा है 5 न्यूटन के बल से, इस साइड से कितने न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो आप बताओगे 5 न्यूटन के बल से।
अब इनके इनके बीच में 90 डिग्री का क्या बनना है, एंगल बनना है। अब बल को आपको दे देगा, बल अगर आपको यहाँ पे एंगल नहीं देगा तो आपसे बोलेगा कि एक व्यक्ति है किसी रस्सी को नॉर्थ की ओर यानी उत्तर की ओर, और एक व्यक्ति जो पूरब की ओर क्या कर रहा है, रस्सी को खींच रहा है, तो मतलब नॉर्थ और पूरब दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप लोग बताओगे 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब इनको अपन को क्या करना है, अब इस रस्सी के ऊपर यहाँ पर जो बल लगेगा, इस बिंदु पर जो क्या लगेगा, बल लगेगा, उसको अपन को क्या करना, जोड़ना है। बल एक प्रकार की सदिश राशि है। अगर यह अदिश राशि होती तो आप 5 और 10 जोड़ के कितना बता देते, 15। लेकिन यह एक सदिश राशि है, इसीलिए इसको जोड़ने के लिए अपन को किसका उपयोग करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, 10 न्यूटन, बी बराबर कितना मान लेता हूँ, 5 न्यूटन। तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो परिणामी आर बराबर क्या होता है, तो आप लोग बताओगे अंडर के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा प्लस के 2ab cos थीटा। अब रिजल्टेंट आर बराबर निकालना है, तो आप लोग क्या लिखोगे, ए की वैल्यू लिखोगे, ए की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। अब एक चीज आपको याद रखनी है, कॉस की वैल्यू की अगर बात करें, किसकी बात करें, कॉस की, तो कॉस देखिए 0 डिग्री कॉस, इसके बाद आता है आपको कुछ कम कम वैल्यू याद रखनी है, कुछ आपको चीजें क्या करना पड़ेगा, याद रखनी भी पड़ेंगी। कॉस 0 डिग्री के बाद कॉस 30 डिग्री याद रखना है, कॉस 45 डिग्री याद रखना है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। इतनी चीजें, इनकी वैल्यू आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी। देखिए कॉस अगर बात करें कॉस 0 डिग्री की, कॉस 0 डिग्री की क्या करें, बात करें तो कॉस 0 डिग्री पर इसका मैक्सिमम मान होता है जो होता है प्लस के 1। क्या होता है, कॉस 0 डिग्री पर इसका मान होता है प्लस के 1। अगर कॉस 30 डिग्री की बात करें तो √3/2 कितना होता है, √3/2। अगली बात करें कॉस 45 डिग्री की तो 1/√2, 1/√2। अगर बात करें कॉस 60 डिग्री की तो आप लोग बताना 1/2। अगर बात करें कॉस 90 डिग्री की, कॉस किसकी बात करें, 90 डिग्री की, तो कॉस 90 डिग्री पर इसका मान आके हो जाता है 0। 0 का मतलब क्या होता है, 0। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। अगर अब अगली अपन बात करें कॉस 120 डिग्री की, किसकी बात करते हैं अपन, कॉस 120 डिग्री की, तो कॉस 120 डिग्री पे हो जाता है इसका मान -1/2। कितना हो जाता है, -1/2। और कॉस 180 डिग्री पर इसका मान हो जाता है -1। कॉस 180 पर इसका मान कितना हो जाता है, -1। देखिए जब आप इसको देखोगे तो कॉस का जो प्लस के 1 और माइनस के 1, कॉस की जो रेंज होती है वो प्लस के 1 से माइनस के 1 के बीच में क्या होती है, घूमती रहती है। यानी कॉस का मिनिमम जो मान होता है वह -1 होता है, मैक्सिमम मान जो होता है प्लस के 1 होता है। प्लस के 1 से मान कभी ज्यादा नहीं मिलेगा और माइनस के 1 से कभी मान आपको कम नहीं मिलेगा, कॉस की अगर बात करें वैल्यू की। ठीक है, तो देखिए अब कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो आप लिखोगे रिजल्टेंट आर बराबर अंडर में, देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5 का स्क्वायर कितना, 25 प्लस 2 × 10 × 5 इंटू कॉस 90 की जगह आप क्या रखोगे, 0। अब देखिए जिसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में 0 है, उनके बीच में क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0। और 0 को जब आप 25 में जोड़ोगे, इसका 0 का 5 से करोगे 0, इसका इससे करोगे 0, इसका इससे करोगे तो 0। अब 0 को इसमें ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो रिजल्टेंट आर बराबर क्या हो जाएगा, 100 में आप किसको जोड़ दोगे, 25 को, तो 125। अब मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ 125 को कि 25 इंटू 5, 25 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 5। तो रिजल्टेंट आर बराबर क्या, जब 25 का अंडर तो बाहर निकल के आ जाएगा 5, और 5 कहाँ बचेगा, रूट के अंदर, यानी कि 5√5 न्यूटन बल क्या होगा, इस बिंदु पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, लगेगा। आपको चीजें समझ में आई। चलिए अब इसी के पे मैं एक एग्जांपल आपको क्या करता हूँ और बताता हूँ, इस पर एक एग्जांपल अपन और देखते हैं, उसके बाद अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट फॉर्मूला हो गया, इस साइड देखिए फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा,
अगर मैं बात करूं इस साइड में तो ए बराबर मान लीजिए मैं कोई एक वैल्यू मानता हूं, ए बराबर मान लीजिए मैंने माना 20 न्यूटन, बी बराबर माना मैंने 10 न्यूटन, और थीटा बराबर मान लीजिए मैंने कोई भी एक वैल्यू मान ली। थीटा बराबर इस बार मैं मान लेता हूँ 90 डिग्री पे मान दे, चलिए 90 डिग्री पे आप समझिए। उसके बाद वैल्यू भी रख के मैंने आपको लिख दिया वहां पर वैल्यू, उसका मान रख के आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट आर बराबर क्या होगा आप लोगों को पता ही है, अंडर में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab इंटू कॉस थीटा, यही होगा। तो आप निकालोगे ए का मान, ए कितना है आप लोग बताओगे 20 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है 10 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू क्या होगा आप लोग बताओगे, ए का मान कितना है 20 इंटू बी का मान कितना है 10 इंटू कॉस 0 डिग्री। आप लोग क्या बताओगे कि कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 0। अब जैसे ही यह 0 होगा, जैसे ही यह क्या होगा 0, तो यहां से यहां तक की पूरी संख्या क्या हो जाएंगी, ये सब में मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना होगा 400 प्लस 100, यानी बराबर रूट में कितना आ जाएगा 500। अब मैं इसी 5 को ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे आप लोग 5 मल्टीप्लाई 100, मतलब आप 100 का रूट कितना निकाल दोगे 100, और क्या आ जाएगा अपना रूट के अंदर 5 न्यूटन, यानी यह इसका क्या निकल के आ गया, परिणामी निकल के आ गया। अब cos थीटा की वैल्यू जितने एंगल का कोण होगा उस पर आपकी क्या करेगी वैल्यू डिपेंड करेगी। यानी इसका बल का क्या कहना है भाई, हम सदिश राशि हैं, जब आप अपो जोड़ोगे तो हम आसानी से जोड़ने वाले नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा जोड़ने के लिए इसमें इस फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल लिख के देता हूं, उसको आपको क्या करना है आंसर करना है। आप इसको पहले सबसे पहले इन दोनों को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इसके बाद अपन एक सवाल करते हैं। चलिए नोट डाउन किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप वीडियो को बैक करके, उसके बाद आप क्या कीजिए इसको नोट कर लेना बाद में नोट आराम से। मैंने वैल्यू मिटा दी लेकिन मैं फिर से लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों ने याद रखना है एक सवाल है, सवाल आप लिखिए या मैं लिख देता हूं। दो सदिशों के बीच अगर अधिकतम मान कितने पर होगा, तो आप लोग बताओगे दो सदिशों के बीच जो अधिकतम मान होगा 0 डिग्री पर होगा। और अगर न्यूनतम मान की बात करें, एक नोट पॉइंट लिख लो, नोट NOT डालिए। क्या याद रखना है, याद रखना है दो सदिशों के बीच, दो सदिशों के बीच अधिकतम मान 0 डिग्री पर तथा न्यूनतम मान 180 डिग्री पर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए cos 0 डिग्री की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें cos 0 डिग्री की, मान कितना होता है cos 0 डिग्री का, तो आप लोग बताओगे cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। अभी मैंने लिखा अगर बात करें cos 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री का कितना होता है √3/2 होता है। cos 45 डिग्री का तो आप लोग बताओगे 1/√2 होता है। अगर बात करें cos 60 डिग्री का तो आप लोग बताओगे 1/2 होता है। अगर मैं बात करूं cos 90 डिग्री का तो आप लोग बताओगे कितना होता है 0 होता है। cos 120 डिग्री का तो आप लोग बताओगे cos जो 100 क्या होता है cos 120 डिग्री जो होता है उसका मान होता है -1/2, -1 में कितना आ जाएगा 2। अगर मैं बात करूं cos 180 डिग्री तो इसका मान होता है 1। यानी कि आप देखिए मैंने 0 से लिखा 1 तक, तो -1 बड़ा होता है या +1, तो आप लोग बताओगे +1 बड़ा होता है। तो cos की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, cos की किसकी बात करें मैक्सिमम वैल्यू,
कॉस की किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू की। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और 1 कितने डिग्री एंगल पे होता है, तो कॉस जब कितना डिग्री हो जाता है, तो आप लोग बताओगे कॉस जब 0 डिग्री हो जाता है उस कंडीशन में क्या होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम वैल्यू की, कॉस की मिनिमम वैल्यू की, कॉस की मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो -1 होती है, लेकिन -1 कितने डिग्री एंगल पर हो जाती है, तो आप बताओगे -1 180 डिग्री एंगल पर हो जाती है। कॉस में इसका मान उल्टा चलता है, कॉस में क्या होता है, उल्टा चलता है। जितना छोटा एंगल होगा उसका मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना छोटा एंगल होगा उसका मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा। जैसे 0 डिग्री सबसे छोटा एंगल है, तो उस पर क्या मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, लेकिन क्या हो जाएगा, मान उतना ही कम हो जाएगा। जैसे अगर बात करता हूं मैं इस 0 डिग्री की, 0 डिग्री का कोण कब बनता है, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, कोई एक क्या है, रेखा, अगर वो थोड़ा सा भी इस हट जाएगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा। अगर इसको कम करना है तो थोड़ा इस साइड लाइए, अगर बिल्कुल ही शून्य करना है तो इस वाली रेखा के ऊपर ही क्या कर दीजिए, आप दूसरी रेखा को क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए। यानी एक रेखा के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक रेखा है, उसी के ऊपर अगर आपने दूसरी रेखा रख दी तो अब इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बना है, यानी ये कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और इसी कंडीशन में कॉस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जिसके ऊपर क्या बोलते हैं, प्लस के 1, यानी ठीक है। अगर कॉस की रेंज की बात करें तो +1 से लेकर -1 से लेकर +1 तक चलती है। किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की। रेंज कितनी होती है, तो -1 से +1, रेंज कॉस की यही होती है, -1 से लेकर +1। अब इसमें देखिए कॉस 1, अब 1 से थोड़ा सा कम, अब उससे भी कम, अब आधा, तब आके क्या हुआ, 0, अब आधा, माइनस में कहाँ चला गया, आधा, अब यहाँ पे माइनस की क्या हो गया, 1, यानी वैल्यू क्या होती है, लगातार घटती जाती है। अब इतनी चीजें आपको क्या हो गई, समझ में आ गई होंगी। अब इस पे आप किसी भी कॉस की वैल्यू, आपको कितना भी एंगल दे, आपको इन्हीं में से एक एंगल देगा और आपको वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको अगर आज की क्लास में समझ में आ गया होगा तो आज की क्लास को अपन यहीं पे दी एंड करते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे किन्हीं भी दो सदस्यों की कॉस की मैक्सिमम वैल्यू पर दो सदस्यों को जोड़ना, मिनिमम वैल्यू पर दो सदस्यों को जोड़ना, किस प्रकार से जोड़ा जाता है। आपसे बोला जाएगा कि दो जो क्या है, बल हैं, उनका मान परिणामी के बराबर है। दो बल इकाएं समान है और उनका मान परिणामी के बराबर है। उस कंडीशन में आप किसी भी चीज को कैसे फॉलो कर सकते हो, उसमें इस कंडीशन में कौन सा एंगल बनेगा, इन सारी चीजों की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपको जैसे ही वीडियो तो आएगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, आबाद रखिए अपनों के साथ।